Today in this lesson, I will explain the entry test preparation of chemistry, and the topic I have selected today, that is the S and P block elements। और मैं आपको इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करूंगा ताकि आपकी इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जो कि ग्रुप 7 या ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। इसको ग्रुप 7 भी कहते हैं या ग्रुप 17 भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो टॉप इसमें ग्रेजुअली अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन को देखें तो बेसिकली ये डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, जबकि हम बात कर रहे हैं हमें जो चाहिए कि डिक्रीज हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अगर हम देखते हैं कि लिथियम है, फिर ब्रीलियम है, बोरॉन हो, तो ये बेसिकली तीनों जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जो पहला एलिमेंट है सेकंड पीरियड का वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिथियम है, उसके बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद होता है बोरॉन। अगर हमें पीरियड का ट्रेंड पता हो, विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन सी एंड डी हैं वो भी चेक कर लेते हैं। सी में यहाँ लिखा हुआ है सल्फर है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सिलिकॉन है। ये बेसिकली पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं जो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। मतलब पहले सिलिकॉन आता है, उसके बाद फॉस्फोरस आता है, फिर उसके बाद सल्फर आता है। और यहाँ जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो रिवर्स लिखा हुआ है। तो अगर हम इसी तरह से पीरियड में राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए भी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन डी में एक ग्रुप के 3 एलिमेंट्स हैं, जो कि ग्रुप 2 है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और डाउन द ग्रुप हमेशा हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी ही सबसे यानी कि करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट अलोंग अ पीरियड। जैसे कि अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया कि पीरियड में चेंज किस चीज़ का होता है, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज का चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ है जो फिक्स रहती है, वो है शेल नंबर्स। मतलब अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो हर एलिमेंट जो कि सेकंड पीरियड है उसमें 2 शेल्स होंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सब में शेल नंबर टोटल यानी कि मैक्सिमम शेल नंबर 3 होंगे। तो विद इन अ पीरियड क्या चीज फिक्स रहती है, वो शेल नंबर रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम बिलो इज अ प्लॉट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स। lithium and fluorine at are placed at the extreme end of the plot. On the basis of the melting point, what would you place carbon among the empty slot? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पहला स्लॉट ऑलरेडी फिल्ड है जो कि लिथियम का है, और लास्ट स्लॉट जो कि फ्लोरीन का है। बाकी जो स्लॉट हमारे 1 2 3 4 हैं इनमें हमने कार्बन को फिल करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात हो रही है कौन से पीरियड की, ये बात हो रही है हमारे सेकंड पीरियड की अगेन। तो लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ठीक है। और उसके बाद हमारा नियॉन गैस होती है। अच्छा, अब इन सब में अगर हमें पता हो जो कार्बन है, सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट करता है जो हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है डायमंड की फॉर्म में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो इसको फिर एक्सट्रीम टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, पोजीशन नंबर 3 पे होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू। अच्छा, डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। मतलब अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे पहले पीरियड के सेकंड पीरियड में 2 शेल्स होंगे, थर्ड में 3 हो जाएंगे। इसी तरह ग्रेजुअली जब 7th पीरियड तक पहुंचेंगे तो हमारे पास 7 शेल्स हो जाएंगे।
उन सेल्स का मतलब ये है जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज बड़ा होता चला जाता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में मौजूद होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अटोमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन इज ओनली लार्जर देन इन इट्स पीरियड। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है नियॉन। उसका रीजन ये है कि ग्रेजुअली जब हम विद इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो फ्लोरीन तक तो एक रेगुलर ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन नियॉन चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है और ये एक स्टेबल गैस है, तो इस वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रेजुअली थोड़ा सा ज्यादा होता है फ्लोरीन के मुकाबले में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, the trend in melting point of the element of third period are depicted in the figure below। ठीक है, द शार्प डिक्रीज ऑब्जर्व फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। ये सिलिकॉन से फॉस्फोरस की तरफ हमें एक शार्प डिक्रीज नजर आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू रीजन पूछा गया है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए में डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस, changing in the bonding and the structure of two elements, different densities of two elements, और उसके बाद है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट लिंक बनता है वो बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर पे बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। उसका रीजन क्या है? देखें, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि सिलिकॉन का जो हमारा होता है इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा हाई है। उसके बाद फॉस्फोरस है, इसका सिंपलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। सल्फर के अंदर ग्रेजुअली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। मतलब जो सल्फर फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल लिखा जाता है वो P4 लिखा जाता है, जबकि सल्फर का S8 का एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनको कंपेयर करें सिलिकॉन से, सिलिकॉन बहुत ज्यादा यानी कि जाइंट मैक्रो स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका इस बॉन्डिंग की वजह से और या इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब अगर हम उसी पीरियड को देखें, ये हमारा जो पीरियड 3 है ये भी शॉर्ट पीरियड ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पहला पीरियड है फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं। जो हमारा थर्ड यानी कि ये हमारा फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। सही है, तो इस वक्त ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ हमारा बेसिकली थर्ड पीरियड का है। ठीक है, इस थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या हमें नजर आ रहा है, इनिशियली जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, तो ये ट्रेंड है। तो क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से था, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली हमारा जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, मतलब ये हमें ग्रेजुअली इस तरह से मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू। अच्छा, डेंसिटी का अगर डायरेक्ट यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी हो सकता है, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम ये बिल्कुल हो सकता है। उसका रीजन ये है डेंसिटी के अंदर डायरेक्टली मतलब इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम से, कि वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है अल्कली मेटल्स का, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत लो आती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। स्मॉलर साइज नहीं हो सकता, NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसका लिंक इससे नहीं बनता, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें, द अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन एंड बोरॉन। अच्छा, ये चारों एलिमेंट ग्रुप पीरियड 3 के हैं। तो पहले जो हमारे पास अगर मैं लिख दूँ, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद नियॉन है और
बोरॉन है, न्यूक्लियर चार्ज की रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको अरेंज करूँ या एटॉमिक नंबर के, तो पहले बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर नियोन आएगा। और ग्रेजुअली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी ट्रेंड से ही बढ़ती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट। ठीक है, हमने ऑर्डर के रिस्पेक्ट से देखना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। अच्छा, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन इज द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी दोनों एक ही पीरियड से हैं, तो साइज की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, कार्बन का लार्ज होता है। तो ये ट्रेंड बनेगा साइज के रिस्पेक्ट से। तो ये ऑप्शन तो फिर गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी में हम देखते हैं आर्गॉन और क्लोरीन। अच्छा, आर्गॉन नियॉन के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ, खैर ये तो मैं पहले क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन। अच्छा, अब अगर साइज की बात की जाए तो इस ट्रेंड में हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज आर्गॉन का ज़्यादा होता है, तो इसका साइज जो है वो क्लोरीन से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं कि ये भी पीरियड 3 से इसका ताल्लुक है। पीरियड 3 में अगर हम एलिमेंट्स एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं, तो एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक साइज कुछ इसी तरीके से चल रहा होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा होता है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर भी सिलिकॉन का साइज फास्फोरस से लार्जर होगा। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो पीरियड 2 के हैं, सॉरी। पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है ब्रिलियम। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज ग्रेटर। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज, लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज ब्रिलियम से कम होता है। तो इस वजह से इसका साइज कंपेरेटिवली ब्रिलियम से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जनरली द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम 5A to 8A along the period but with the exception of। यहाँ पर भी वही ट्रेंड की बात हो रही है कि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली डिक्रीज ही होता है, लेकिन एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता, वो है सल्फर। क्योंकि सल्फर हमारा सॉलिड स्टेट में थोड़ी सी उसकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। यानी कि अगर मैं सिलिकॉन से, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर के बाद हमारा आता है क्लोरीन, सिलिकॉन से यहाँ पर डिक्रीज आता है। मैं फिर लेकिन फॉरन फास्फोरस के बाद यहाँ पर इंक्रीज आ जाता है सल्फर के केस में। तो सल्फर के केस में इंक्रीज आने के रीजन उसकी बॉन्डिंग है। तो इस वजह से। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अमंग अमंग द गिवन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ। हाँ, इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट होता है वो हमारा सिलिकॉन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड व्हेन इट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अच्छा, ये अल्कली मेटल्स हैं, इसमें सबसे लेस रिएक्टिव, मतलब कंपेरेटिवली, वैसे तो सब हाईली रिएक्टिव होते हैं लेकिन कंपेरेटिवली सबसे लेस, लीस्ट रिएक्टिव कहना चाहिए, वो हमारा लिथियम होता है। और इसका साइज भी छोटा होता है, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा पर या सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। रीजन है इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल और स्मॉलर साइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। अच्छा, ये बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 में जो टॉप में बेरिलियम है, ये इसकी एक अनयूजुअल सा बिहेवियर है। ये बहुत हार्ड होता है और ये इजीली रिएक्ट नहीं करता वाटर से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, CO2 इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, अगर कोई चीज़ सॉलिड और एक चीज़ गैस है, तो रीज़न वही है कि हमारा जो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, इनके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के दरमियान या स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल वाइल सिलिकॉन इज अ सेमी
मेटल ये नहीं हो सकता। CO2 इज एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल वाइल SO2 इज अ नेटवर्क कॉल्विंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। वही इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका ये केस बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन आयन X contain 36 electron in which of the period would element X be found। अच्छा, X नेगेटिव का मतलब ये है इसके अंदर 36 है, तो नॉर्मली ये जब X होगा तो इसमें 35 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो जब वो उसको लूज करवाएंगे मतलब नॉर्मल स्टेट में लाएंगे तो एक कम हो जाएगा। तो बस हमने करना ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। अगर हमें याद हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d10। अब तक मैंने 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा 4p, क्या आना चाहिए, क्योंकि 30 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं तो बाकी कितने रह गए, 5, 4p5। तो इस रिस्पेक्ट से जो लास्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आए, पी में आए, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट कैन अकर। अच्छा, अब ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आ रहे हैं। केबीआर में आयोडीन ने बेसिकली आयोडीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया है। तो अगर हमें याद हो, सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, एक सिंपल सा रूल ये है कि ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन कैन इजीली रिप्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। सिमिलरली जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को करेगा, और ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को करेगा, और आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए तो फिर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी अगर हम देखें, क्योंकि क्लोरीन जो है ऑप्शन बी में भी यही हो रहा है कि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, जबकि ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। और ऑप्शन सी में क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वो कैसे, कि क्लोरीन ब्रोमीन को इजीली रिप्लेस कर सकता है, सिंपल सी बात है, क्लोरीन ब्रोमीन से ऊपर है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइज, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज, हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हमें प्रॉपर्टी पता हो, या तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो बहुत कॉमनली डिस्कस होते हैं, कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको कहते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन व्हाट ऑर्डर डज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीज। अच्छा, अब रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है कि वो एलिमेंट या वो आयन जो अ, किसी की रिडक्शन करवा दे, मतलब रिडक्शन करवाने का मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे। तो जो रिड्यूसिंग पावर जो हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है वो आयोडीन सबसे ज़्यादा। अगर आप ग्रुप वाइज हमें याद हो, एक फ्लोराइड आयन है, फिर हम बात करते हैं क्लोराइड आयन, फिर आता है हमारा ब्रोमाइड आयन, फिर आता है आयोडाइड आयन। ठीक है, अब आप अगर हम देखें कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करवाएगा, आसानी से लूज करवा सकता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशनल प्रॉपर्टी हाई है, रिड्यूसिंग नहीं है, तो हमारा आयोडीन की जो है वो इंक्रीज होगी। तो सबसे कम जो होगी वो, अगर हम यहाँ HCl से, HBr से, HI की बात करें, सबसे कम HCl की होगी, फिर उससे ज्यादा HBr की होगी, और सबसे ज्यादा HI की होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सल्फर रिजेंबल इन ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, तो हमने ये देखना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन और सल्फर में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। शो एलिट्रोपी, हाँ इस सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन भी की दो एलिट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस। इस सल्फर के भी बहुत, रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। पॉलीमेरिक हो सकता है कि ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, मतलब वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन इतना ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी हमारा, क्योंकि हम एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
थैंक यू, होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।